एक केमिस्ट्री में आपका फिर से स्वागत है और नए वीडियो के साथ। और इस बार का धुआंधार वीडियो है। धुआंधार वीडियो को देखना नहीं भूलें। 2023 के लिए आपको रामबाण साबित होगा। ये आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन लेकर आए हैं, विटामिन का वर्गीकरण। विटामिन का वर्गीकरण कैसे किया जाता है और रक्त को थक्का जमने में कौन सा विटामिन का इसमें अहम रोल होता है। How are vitamins classified? The name of vitamin responsible for coagulation of blood. यानी ब्लड को जमने में कौन सा, कोगुलेशन मीन्स होता है थक्का जम जाना, तो कौन सा विटामिन आपका रेस्पॉन्सिबल होता है। तो विटामिन को दो भागों में वर्गीकृत किया गया, दो समूहों में। पहला है जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन। यानी जो जल में घुल जाएगा विटामिन उसको वाटर सॉल्युबल बोलेंगे, और जो आपको फैट में घुल जाएगा फैट सॉल्युबल विटामिन। तो विटामिन कितना तरह से वर्गीकृत किया गया है, दो तरह से। फर्स्ट नंबर है जल में घुलनशील विटामिन, वाटर सॉल्युबल विटामिन। तो विटामिन बी और सी जो है वो आपको जल में घुलनशील है। यदि आप विटामिन सी और बी को ज्यादा मात्रा में ले लिए तो आपको पेशाब के रास्ते से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। जैसे बिकोसुल आप खाते हैं, टैबलेट अगर खा लिए तो आप देखिएगा 2-4 टैबलेट अगर लगातार खा लिए तो पेशाब थोड़ा सा उसका कलर चेंज हो जाता है। यानी विटामिन बी रहता है, और विटामिन बी सी दोनों अगर आप लेते हैं तो यूरिन यानी पेशाब के रास्ता से आपको बाहर निकल जाएगा। अगला है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी कॉम्प्लेक्स। विटामिन वसा में घुलनशील विटामिन, फैट सॉल्युबल विटामिन, यानी जो आपको फैट में जम जाएगा, चर्बी में जम जाएगा। तो कौन कौन विटामिन है, विटामिन ए, डी, ई और के। ये आपको क्या है, आपको वसा में घुलनशील विटामिन हैं। जल में घुलनशील विटामिन कौन है, बी और सी। ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी आपको पूछ लिया जाता है कि विटामिन बी और सी क्या है, जल में घुलनशील है या फिर वसा में घुलनशील है। तो जल में घुलनशील विटामिन बी और सी। और रक्त को स्कंदन यानी थक्का जमने में विटामिन के का अहम भूमिका होता है। यानी विटामिन के इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कोगुलेशन ऑफ ब्लड। प्रथम कोटि अभिक्रिया का विशिष्ट दर स्थिरांक दिया हुआ है। यानी आपका के का वैल्यू दिया हुआ है 2.303 इंटू 10 के पावर -3 सेकेंड इनवर्स। यानी प्रथम कोटि अभिक्रिया बोल दिया है, उसका वेग स्थिरांक दिया हुआ है। आपसे पूछा क्या है, औसत जीवन काल यानी एवरेज लाइफ टाइम। एवरेज लाइफ टाइम इक्वल्स टू व्हाट। और अर्ध आयु काल यानी आपका हाफ लाइफ टाइम पूछा है, हाफ लाइफ टाइम पूछा है। तो आप देखिए एवरेज लाइफ टाइम इक्वल्स टू 1/k होता है। एवरेज लाइफ टाइम इक्वल्स टू 1/k। तो अब यहां पे हम लोग वैल्यू रख देंगे, k का वैल्यू 2.3 दिया हुआ है, 2.3 है इंटू 10 के पावर -3। तो अब इसको अलग ले जाएंगे तो 1000 ऊपर चला जाएगा। यानी 10 के पावर आपका क्या हो जाएगा, 10 के पावर 3 डिवाइडेड बाई 2.3 यानी 1000/2.3 यानी 483 आपका सेकेंड आंसर हो जाएगा। अब हम बात करेंगे एवरेज हाफ लाइफ टाइम का। हाफ लाइफ टाइम टी हाफ इक्वल्स टू 0.693 यानी फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ टाइम क्या होता है, 0.693/k होता है। तो k का वैल्यू दिया हुआ है बच्चों, यहाँ पे देख सकते हैं आप। यानी रेट कांस्टेंट का वैल्यू दिया हुआ है, तो यानी इसमें पुट कर देंगे, आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये 2 नंबर में आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने नंबर में, 2 नंबर में। इस क्वेश्चन को आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जामिनेशन 2023 के लिए। किसी अभिक्रिया की अनिकता से आप क्या समझते हैं, उचित उदाहरण से वर्णन करें। व्हाट डू यू मीन बाय
मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, एक्सप्लेन द सुटेबल एग्जाम्पल। यानी आपको एक नियमित एग्जाम्पल देकर के समझाना है। अगर दुनिया में कोई भी रिएक्शन होता है तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दो चीज आपको नेसेसरी है। तो रिएक्टेंट में जितना मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करता है उसी को मॉलिक्यूलरिटी कहते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल है NH4NO2 से आपका बन रहा है N2 + H2O। तो यहां पे रिएक्टेंट में आपका कॉफिशिएंट में क्या है 1, यानी इसमें एक मोल है, यानी एक मॉलिक्यूल्स है। तो डेट मीन्स इसको बोलते हैं यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो यहां पे देख सकते हैं रिएक्शन में अगर आपको यहां पे कॉफिशिएंट में देखिए 2HI दिया हुआ है रिएक्टेंट में, तो यहां पे कॉफिशिएंट में क्या है 2। तो डेट मीन्स इसका मॉलिक्यूलरिटी क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इसी तरह से अगर ट्राई मॉलिक्यूलरिटी कहता है यानी ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन, तो यानी रिएक्टेंट में कितना होगा, रिएक्टेंट में कितना हो जाएगा आपका 3 मॉलिक्यूल्स हो जाएगा, 3 मॉलिक्यूल्स हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर से क्या समझते हैं और सीसीपी और बीसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर बताएं, संख्या बताएं। व्हाट डू यू मीन बाय कोऑर्डिनेशन नंबर? फाइंड द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सीसीपी एंड बीसीसी। सीसीपी का मतलब होता है क्यूबिक क्लोज पैकिंग। सीसीपी का मतलब क्या होता है क्यूबिक क्लोज पैकिंग। बीसीसी का मतलब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर यानी समन्वय संख्या बोला जाता है। वह संख्या बतलाता है कि पदार्थ के संरचना में एक अवयवी कण निकटतम और कितने अन्य कण से व्यवस्थित हैं। अगर आपका एक यहाँ पे एटम है, इस एटम से कितना एटम कांटेक्ट में आ रहा है उसी को हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। अगर इसका सेंट्रल एटम देखेंगे केंद्रीय परमाणु तो 1 2 3 4 5, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 5 हो जाएगा। हम आपको एग्जाम्पल से समझा रहे हैं, ये नहीं कि बीसीसी और सीसीपी का कोऑर्डिनेशन नंबर 5 होता है, नहीं। तो देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सीसीपी बराबर होता है एफसीसी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 12 होता है, यानी सीसीपी का कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है और आपका बीसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है। बीसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है 8 होता है। देखिए छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन आपको 2 नंबर एकदम तुरंत दे देगा और कहीं भी आपको गलत होने की समस्या ही नहीं होगा। यानी कोऑर्डिनेशन नंबर समझ गए। बीसीसी और सीसीपी का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, यानी सीसीपी का कोऑर्डिनेशन नंबर 12 और बीसीसी का क्या होता है 8 होता है। अब क्यों होता है इसका एक्सप्लेनेशन जो है आपको बताते हैं। बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में बॉडी के सेंटर पर एटम होता है और कॉर्नर पर होता है। तो यानी बीच में जो एटम है वो 8 कोना से टच करता है। तो यानी जितना एटम टच करेगा वही ना कोऑर्डिनेशन नंबर बोले हैं। तो यानी क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा बीसीसी का। इमल्सन क्या होता है, देखिए इमल्सन से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय इमल्सन? हिंदी में पायस भी बोला जाता है, पायस इसको कहा जाता है। पायस क्या है, यह कितने प्रकार के होता है? तो देखिए इमल्सन क्या होता है, परिक्षिप्त अवस्था और परिक्षेपण माध्यम में दोनों में अगर लिक्विड होगा तो उस प्रकार के कोलाइडी घोल को हम लोग बोलते हैं इमल्सन। यानी डिस्पर्सन फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम दोनों में अगर लिक्विड होगा, दोनों में क्या हो जाएगा लिक्विड होगा, तो उसको इमल्सन कहा जाता है। इमल्सन क्या होते हैं हम बोल देता हूं, आप लोग इसको कॉपी पर राइट डाउन भी कर सकते हैं। वैसे कोलाइडी घोल को ही सोल कहा जाता है। आप बहुत सारा दवाई पर देखे होंगे कि बेटनोसोल लिखा हुआ है। सोल मीन्स होता है कोलाइडी घोल। कोलाइडी घोल का मतलब क्या होता है, जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट
यानी विलय और विलायक वेल मिक्सअप होते हैं, उसमें आपको अलग अलग नहीं कर सकते हैं, न तो विलय को और न ही तो विलायक को। तो अब यहां पे हम बात करेंगे डिस्पर्सन फेज और डिस्पर्सन मीडियम, यानी परिक्षिप्त अवस्था परिक्षेपण माध्यम दोनों में क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं। क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, ये दो प्रकार के। कौन है, यानी तेल में जल, तेल में जल, और दूसरा है आपका जल में तेल, जल में तेल, यानी दो प्रकार के होता है। यानी तेल में जल और जल में तेल दो प्रकार के होते हैं। यह 2 नंबर का क्वेश्चन आपका रहता है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आप इसको कतई भी इग्नोर नहीं करें, आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। कॉपर का 2 प्रमुख अयस्क का नाम लिखे या अयस्क का नाम लिखने के लिए बोला है। ये बिहार बोर्ड में और झारखंड और यूपी ये सब बोर्ड में आपको 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ये आपको हर एक साल के भांति इस साल भी आपको पूछ सकता है क्वेश्चन कि कॉपर के 2 अयस्क का नाम लिखिए। इसी तरह से बोलता है कि लोहा का 2 अयस्क का नाम लिख दो, जिंक का अयस्क का नाम लिख दो। तो यानी कॉपर वाला ज्यादा फोकस करता है। तो कॉपर का 2 अयस्क का नाम है, देखिए 2 अयस्क का नाम लिखने के लिए बोला है। तो कॉपर पाइराइट, कॉपर पाइराइट जो होता है, कॉपर पाइराइट CuFeS2, कॉपर पाइराइट जो होता है कॉपर का अयस्क होता है। अगला है आपका कॉपर गैलेंस, कॉपर गैलेंस का फॉर्मूला Cu2S होता है। यानी ये आपको 2 नंबर मिल गया इतना ही लिखने से। 2 नंबर का ये क्वेश्चन है। आप ये नहीं सोचेगा कि सर 2 लाइन लिखेंगे 2 नंबर मिल जाएगा। अरे क्वेश्चन ऐसा होता है कि जो आपको कोई क्वेश्चन 2 नंबर में आपको 5-6 लाइन भी लिखना पड़ सकता है, 10 लाइन भी लिखना पड़ सकता है, लेकिन ये क्वेश्चन में आपको दो ही लाइन में कंप्लीट हो गया, तो आपको आगे लिखने की क्या जरूरत है। ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी कई बार देखा गया है, बार बार बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है। कॉपर पाइराइट का फॉर्मूला क्या होता है, कॉपर पाइराइट का फॉर्मूला CuFeS2। अगले है पेप्टिडाइजेशन क्या होते हैं, क्या समझते हैं इससे। पेप्टिडाइजेशन तो ताजा अवक्षेपित पदार्थ को जब बाहर से मिला दिया जाता है कोलाइडी घोल में, अगर वो जम जाता है, पीपीटी बन जाता है, अवक्षेप बन जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं पेप्टिडाइजेशन। क्या बोलते हैं, पेप्टिडाइजेशन। तो यानी किसी भी कोलाइडी घोल में अगर आप बाहर से कोई पदार्थ मिलाते हैं, अगर वो अवक्षेप बन गया तो उसको हम लोग बोलते हैं पेप्टिडाइजेशन बोलते हैं। तो यहां पे आप एग्जाम्पल देखिए, यहां पे दिया हुआ है आयरन हाइड्रोक्साइड, साथ में आयरन है, तो ये आपका पीपीटी बन गया। क्या बन गया आपका, पीपीटी, मतलब अवक्षेप बनना। ओके। नाइट्रोजन सिर्फ NCl3 बनाता है, जबकि फास्फोरस PCl3 और PCl5 दोनों बनाता है। इसका क्या रीजन है, क्या इसका रीजन है कि आपका NCl नाइट्रोजन जो है 3 बॉन्ड बनाता है, फास्फोरस 3 और 5 दोनों बॉन्ड बनाता है। इसका क्या रीजन है। नाइट्रोजन का देखिए जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2 2s2 2p आपका 2p आपका 7 है, यहां पे 3 हो जाएगा। तो यहां पे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और करके हीलियम 2s2 और 2p3। यहां पे आपका देखिए सेकेंड सेल है, ये क्या है, फर्स्ट सेल। तो सेकेंड सेल में आपका d ऑर्बिटल नहीं होता है। फर्स्ट सेल में 1s होता है लेकिन 1p नहीं होता है, कभी नहीं आप सुने होंगे। 2s होता है, 2p भी होता है लेकिन 2b नहीं होता है। ये आपका n ग्रेटर देन l होता है, ये रूल है। n का वैल्यू यहाँ 2 है और l का वैल्यू इसके लिए 2 है, तो हमको बड़ा होना चाहिए n का वैल्यू ना। तो यानी सेकेंड ऑर्बिट में आपका d ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं होता है। तो यहां पे देखिए 2 इलेक्ट्रॉन है, p में कितना ऑर्बिटल बनता है, 3 ऑर्बिटल। p में कितना ऑर्बिटल, 3, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है।
तो अब यहां पे देख सकते हैं इसको पेयरिंग करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3। तो इसका कोवैलेंसी जो हो गया, कोवैलेंसी 3 हो गया। यानी नाइट्रोजन 3 बॉन्ड से ज्यादा कभी भी नहीं बना सकता है। अब बात करते हैं फास्फोरस का। फास्फोरस का 15 होता है, 1s2 2s 1s2 2s2 2p6 3s2 3p आपका 3 होगा। अब इसको हम लोग इनर्ट गैस के रूप में बिहेव कर सकते हैं और लिख भी सकते हैं इनर्ट गैस के रूप में, यानी नियॉन हो गया 3s2 और 3p3। देखिए यहां पे फर्स्ट सेल है, ये सेकेंड सेल है और ये थर्ड सेल है। यानी थर्ड सेल जहां आपको आ जाएगा तो आपको d ऑर्बिटल प्रेजेंट हो जाएगा, क्योंकि 3s होता है 3p होता है, भविष्य में इसका क्या आ जाएगा 3d भी आ जाएगा। तो अब यहां पे देखें 2 इलेक्ट्रॉन, यहां पे कितना हो जाएगा आपका 3 इलेक्ट्रॉन है, और d में आपका भविष्य में क्या है खाली है। क्या d में कितना ऑर्बिटल होता है 5। तो अब यहां वाला इलेक्ट्रॉन क्या है, देखिए 3 बॉन्ड बना दिया। इसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट बोलते हैं बच्चों, ग्राउंड स्टेट, जहां पे इलेक्ट्रॉन का मिनिमम एनर्जी होता है। अब इसको एक्साइटेड स्टेट में होता है। एक्साइटेड मीन्स होता है चढ़ा बढ़ा देना। तो देखिए ए स्टेबल है, ए भी स्टेबल है, एस में 2 इलेक्ट्रॉन या 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो स्टेबल होगा। पी में अगर आपका या तो हाफ फिल्डेड या तो फुल फिल्डेड, तो हाफ फिल्डेड तो है ही, लेकिन ये क्या है थोड़ा मजबूत है, तो इसको उसका देगा चढ़ा बढ़ा देगा। तो यहां 1 इलेक्ट्रॉन जो है ना यहां से जंप मार के यहां आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन जंप मारेगा। गांव में ना देता सब देता कर देगा, तो ना तोरा से ना होगा, चढ़ा बढ़ा के कैसे कूदवा देता है, जो बेटा तू मर जा। तो यहां पे देखो 1 इलेक्ट्रॉन यहां गया। अब इसमें कैपेसिटी कितना था 3 बॉन्ड बनाने का। इलेक्ट्रॉन जहां रहेगा वहीं पेयरिंग होगा। तो यहां पे देखिए 1 पेयर यहां भी बनाने का इसको कैपेसिटी है, 3 पेयर यहां और 1 यहां। तो अब इसका कोवैलेंसी कितना हो गया, कोवैलेंसी आपका 5 हो गया। तो फास्फोरस 3 बॉन्ड भी बनाएगा 5 बॉन्ड भी बनाएगा, क्योंकि इसके पास d ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है। इसीलिए फास्फोरस 3 और 5 दोनों बॉन्ड बनाता है। तो आपका इसका आंसर क्या है, इस तरह से भी जवाब दे सकते हैं। निम्नलिखित में स्ट्रक्चर बनाना है इसको। राइट डाउन द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ द फॉलोइंग। ये आपको 2 नंबर में पूछा जाता है। कितना नंबर में 2 नंबर। ये अपना बिहार बोर्ड है भाई, कभी जब सठियाएगा ना तो 1 नंबर वाला 2 नंबर में, 4 नंबर वाला 2 नंबर में पूछ देता है कि नहीं। पगला बोर्ड है, तो आप लोग सोच समझ के है कि नहीं, तैयारी वही अनुसार से कीजिएगा। देखिए यहां पे 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन है। सबसे पहले अगर स्ट्रक्चर बनाने के लिए कहेगा, नाम लिखा हुआ है, उसमें आप उसको वर्ड रूट को पकड़िए, यानी कार्बन के चैन है कितना, तो पेंटेन दिखाई दे रहा है। पेंट मीन्स हो गया 5 कार्बन वाला चैन। देखिए यहां 5 कार्बन का चैन बना लिया। अब इसको नंबरिंग भी आप कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 नंबरिंग भी कर दिए। चलिए ठीक है। अब इसमें क्या कहता है कि 2 पर क्लोरो लगा दो, यानी क्लोरीन लगा दिए। 3 पर क्या लगा दो, मिथाइल, तो 3 पर मिथाइल लगा दिए। देख लिया ना बच्चों, अगर ये मिथाइल ना लगाया ना तो एग्जाम में मिठाई ना बटेगा बेटा। तो देख लो मिथाइल है ना। अगला नंबर स्ट्रक्चर देखिए ब्यूट। ब्यूट में इसका होता है 4 गो कार्बन। पहले बोले है ना कि क्या पकड़ना है, मेन जड़ी के पकड़ना है, जड़ी कहाँ है ना। तो देखो यहाँ 4 कार्बन बना दिए, नंबरिंग कर डाल 1 2 3 4। तो अब यहाँ पे 2 क्या लगा हुआ है, मिथाइल लगा दे। और जब भी एसिड रहेगा तो 1 नंबर पर रहेगा, जब भी एसिड रहेगा तो कितना नंबर पर, 1 नंबर पर। वो कभी भी 4 नंबर से नहीं रहेगा। तो अब यहाँ पे एसिड जोड़ दिए, अब यहाँ पे एसिड जोड़ दिए। देखिए बन गया आपका स्ट्रक्चर। ये 2 नंबर का बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, और आपको पिछले साल और उसके प्रीवियस ईयर में नहीं पूछा है। तो आपको उम्मीद है कि इस साल आपको एक क्वेश्चन पूछ दे इस टाइप से।
1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल को कैसे आप पहचान करते हैं? अगर आप लेबोरेटरी में हैं तो 1 डिग्री, 2 डिग्री अल्कोहल को कैसे पहचान करेंगे? ये भी तो आपको मुश्किल है, काम है। तो आपको हाउ विल यू सेपरेटेड 1 डिग्री, 2 डिग्री अल्कोहल बाय ल्यूकास टेस्ट? बोला कि भाई ल्यूकास टेस्ट से तुम लोग को अलग कर देना है और समझाओ कि कैसे ल्यूकास टेस्ट होता है। तो ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देता है कि ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है, ल्यूकास अभिकर्मक। तो ZnCl2 प्लस HCl, सांद्र HCl यानी कॉन्सेंट्रेटेड HCl को बोला जाता है ल्यूकास रिएजेंट। तो ल्यूकास रिएजेंट देखिए अल्कोहल के पहचान करने के लिए है, टेस्ट है। तो जैसे ल्यूकास रिएजेंट डालते हैं, अगर 3 डिग्री अल्कोहल है तो 3 डिग्री अल्कोहल में आपको तुरंत क्या हो जाता है, आपका देखिए यहाँ पे धुआं की तरह उठता है। तो कौन सा धुआं की तरह उठेगा किस में? देखिए 3 डिग्री अल्कोहल फॉर्म टर्बिडिटी इमीडिएटली, ये फॉग की तरह आपको उठना चालू हो जाएगा। और 2 डिग्री अल्कोहल में क्या होता है, टर्बिडिटी विद इन 5 मिनट, यानी 5 मिनट के अंदर आपको टर्बिडिटी होगा। और 1 डिग्री अल्कोहल में कभी भी टर्बिडिटी नहीं होगा, जब उसको टेम्परेचर हाई कीजिएगा तब आपको टर्बिडिटी होगा। टर्बिडिटी आपको हाई रूम टेम्परेचर पर होगा। तो आज इस वीडियो को कतई भी आप देखना नहीं भूलें, और इम्पोर्टेंट वीडियो है बिहार बोर्ड के लिए, झारखंड और यूपी बोर्ड के लिए। ये 2 नंबर में सब्जेक्टिव क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आप अगर अच्छा लगा होगा तो कसम से 10 लोगों को शेयर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।